हेलो बच्चों, आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला है क्लास 12th की फ़िज़िक्स में वो है आपका कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब है कि आज हम देखने वाले हैं कि जो आपका क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो होता है एंड जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उसमें कंपैरिजन क्या है, यानी कि दोनों में हम कंपैरिजन के बारे में हम देखेंगे आपका। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है दोनों फार्मूले के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बारे में भी आपको पता है और ग्रेविटेशनल फोर्स के भी बारे में पता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स तो आप लोग पढ़ ही रहे हो क्लास 12th में, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो था आपका क्लास 11th में आपने पढ़ा हुआ है। तो देखते हैं क्या था कंपैरिजन दोनों में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस, जैसे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फोर्स एक्ट करता है वो दो चार्जेस के बीच में करता है, और वो फोर्स क्या है आपका, वो क्या है आपका यफी। यफी का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यफी इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, जिसको हम कूलॉम्स लॉ भी कहते हैं। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट की आपकी वैल्यू होती है 9×10⁹, और K इज़ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। Q1 Q2 दो चार्जेस होती हैं जो हमारा किसी मीडियम के अंदर प्रेजेंट होता है, और R स्क्वायर होता है उन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, फिर इसके बारे में अब देखते हैं। फिर आपका था ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो न्यूटन थे हमारे, उन्होंने क्या किया था कि यूनिवर्स है आपका, तो यूनिवर्स में इन्होंने क्या किया था, दो पार्टिकल लिया था, दो मास, जिसका मास था, जैसे कि आपका मैं बात करूँगा, दो पार्टिकल थे आपके कौन कौन से, जैसे कि एक पार्टिकल था m1 और दूसरा था m2। तो इनके जो बीच की डिस्टेंस थी, वो कितनी थी, r। तो उन्होंने जो बताया था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है किसी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जिसके मासेस क्या हैं m1 और m2 हैं, तो उन दोनों चार्जेस पार्टिकल के बीच में जो, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा चार्ज पार्टिकल के चार्ज पर नहीं, उसके मास पर डिपेंड करता है। तो दोनों के मास हैं, तो Fg, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, Fg इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर होता था आपका। ठीक है, तो ये g क्या है, g की जो वैल्यू होती है आपने भी पढ़ा है, g इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। g इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 यूनिट क्या होती है इसकी, क्योंकि यूनिट का बहुत ही बार पूछता भी है। यूनिट होती है आपके न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर। तो ये इसकी यूनिट होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम, और वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, तो इनमें सिमिलरिटी क्या है और डिसिमिलरिटी क्या है दोनों हम देखेंगे, क्योंकि कंपैरिजन करा रहे हैं। तो कंपैरिजन है तो हम क्या करेंगे, दोनों चीज़ें देखेंगे, इनकी सिमिलरिटी क्या है। तो दोनों फार्मूले को आप देखिए और इसमें देखिए सिमिलरिटी क्या है। तो बोथ द चार्जेस, सिमिलरिटी देखते हैं पहले, बोथ द चार्जेस ओबे इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इसको हम इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं, यानी कि इन्वर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में आर स्क्वायर। इसको बोलते हैं बोथ द फोर्स ओबे इन्वर्स स्क्वायर लॉ। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, बोथ फोर्सेस एक्ट इन द वैक्यूम ऑल्सो, क्योंकि देखिए चार्जेस भी आपके वैक्यूम में करता है, और ग्रेविटेशन जो आपका क्या था, जो कूलॉम्स लॉ था वो भी आपका वैक्यूम के लिए एप्लीकेबल है। यानी कूलॉम्स लॉ में जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बारे में बात किया था, इलेक्ट्रिक फोर्स जिसे कहते हो आप, तो वो भी आपका वैक्यूम में होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, वैक्यूम में एक्ट करा सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है आपका, बोथ द फोर्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर। बोथ द फोर्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर, दैट इज एग्जाम्पल दिया हुआ, दैट इज वर्क डन बाय द देम डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, क्योंकि कंजर्वेटिव है। ठीक है, तो बोथ द फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, तो इसका मतलब क्या है, जो वर्क डन होगा वो डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि बोथ द फोर्स आर बेस्ड ऑन द न्यूटन थर्ड लॉ। जैसे कि आपको मैंने क्लास में भी बताया था कि कूलॉम्स लॉ ओबे द न्यूटन थर्ड लॉ, और मैंने आपको प्रूफ भी कराया हुआ था कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21 ये होता है आपका।
ठीक है। और ये मैंने आपके प्रूफ भी करवाया हुआ था। सेम आपका यही आपका क्या होता है, न्यूटन के आपने थर्ड लॉ पढ़ा होगा जब, तो उसमें भी यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो बोथ द फोर्सेस आर बेस्ड ऑन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ भी आपका कहते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है इसकी सिमिलरिटी की, देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, बोथ द फोर्स आर टू बॉडी इंट्रैक्टिव, ठीक है। दोनों फोर्सेस में क्या होता है, इंट्रैक्टिव, क्योंकि आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स में जब होता है तो उसमें भी इंट्रैक्टिव, और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है तो उसमें भी इंट्रैक्टिव। अब इसके बाद देखते हैं डिसिमिलरिटी क्या है इसकी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हमारा डिसिमिलरिटी है। तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव रिपल्सिव, जैसे कि आपको मैंने बताया है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है उसमें अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। बिकॉज क्योंकि आपको पता है कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है दो चार्जेस के बीच में लाइक करता है, और दो चार्जेस की जब बात करूँ तो चार्ज आपका पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ होता है, ठीक है। तो इसीलिए उसमें अट्रैक्टिव या तो रिपल्सिव फोर्स होगा। बट इन केस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स की जो बात करते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, उसमें अट्रैक्टिव होता है, और वो हमेशा पार्टिकल के मास के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं आपका, द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस डिपेंड ऑन द ही मीडियम, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है वो मीडियम पर डिपेंड करता है। बट इन केस ग्रेविटेशनल फोर्स वो आपका मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, चाहे आपका मीडियम कुछ भी हो, वहाँ पर दो पार्टिकल के जो मास होगा उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा, चाहे आपका मीडियम हो चाहे वैक्यूम, जितना वैक्यूम में होगा उतना ही उसका मीडियम हो, तो मीडियम पर वो डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और इसके बाद जब बात करेंगे, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है वो ग्रेटर होता है किससे, Fg से, यानी कि ग्रेविटेशन। जैसे कि आपको पता है कि फोर्स 4 टाइप्स के आप पढ़ते हो, यानी कि फोर्स जो होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या होता है आपका, जो होता है वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि जिसको हम बोलते हैं Fg, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि पहला है आपका Fg। सेकंड जो है आपका Fe, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हो। थर्ड है वीक न्यूक्लियर फोर्स, जिसको हम F ऐसे दिखाते हैं। थर्ड है F वीक न्यूक्लियर फोर्स भी कह सकते हो, FWNF, वीक न्यूक्लियर फोर्स। और फोर्थ होता है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो आप अभी इसके बारे में अभी आप आगे जब आपके क्लासेस होंगे तो उसमें आपको ये मैं बताऊंगा कि वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहाँ होता है, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में आप पढ़ोगे इसको, ठीक है। तो यानी कि थर्ड डिसिमिलरिटी में मतलब क्या है आपका, कि जो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है बहुत बड़ा होता है, वो किससे, Fg से। तो कुछ पार्टिकल्स के आपको दिया भी है, वो आप इसको सेल्फ स्टडी में मतलब सेल्फ आप घर पर कर भी सकते हो, तो आपका होमवर्क भी रहेगा, तो आप चेक भी करके दिखाएगा, एक दो मैं आपको करके दिखा भी दूंगा कि कैसे होता है, ठीक है। ठीक, तो देखिए, तो कह रहा है यहाँ पर बिटवीन द टू प्रोटॉन, जब टू प्रोटॉन की बात करोगे तो उसमें Fe अपॉन में जब जी यानी Fe मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालोगे दो प्रोटॉनों के बीच में, और दो प्रोटॉनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालोगे तो उनके बीच का जो रेशियो होता है वो 10⁻36 होता है। और जब बात करोगे किसका, आपका बिटवीन 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन, तो इनके बीच में जब आप निकालोगे तो क्या होगा 10⁻39, और जब 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच में निकालोगे तब कितना हो जाएगा आपका, 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच में जब निकालोगे तो 10⁻45। तो ये है आपका कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बारे में कोई भी आपको इंक्वायरी कर मतलब कुछ भी कर मतलब कोई भी आपको डाउट हो रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कुछ भी आपको डाउट्स है। तो ये जो आपके 3 जो नीचे के हैं, जो आपके 10⁻36, 10⁻39, 10⁻43, ये आपको सेल्फ भी आप करके चेक कर सकते हो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं इसके ऊपर भी आपको एक छोटे से भी वीडियो बनाकर आपको पोस्ट कर दूंगा कि कैसे इसमें होता है, ठीक है। थैंक यू।